जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट 1950 में जो दी गई है आर्टिकल 341 में, 342 में, तो ये लिस्ट को जो है कोई छू नहीं सकता, कोई कोर्ट छू नहीं सकता, कोई गवर्नमेंट छू नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, वो अनटचेबल है। बराबर है, उस सेंस में वो अनटचेबल है वो लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है मिलिंद कटवारे का, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है। उस 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये क्लियर जो है बोला हुआ है कि जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है उसको कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कोई अथॉरिटी हो, कोई भी उसको जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकता, टिंकरिंग नहीं कर सकता, yes. उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, चेंजेस नहीं कर सकता, उसमें उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, कुछ भी जो है उसको कर ही नहीं सकता, वो एज इट इज होना चाहिए। कहते हैं अतीत को अगर से नहीं समझेंगे तो आप वर्तमान और भविष्य को भी नहीं समझ पाएंगे। और इसी आधार पर विगत 30 सालों से भी अधिक, चाहे वो दीक्षा भूमि का मुद्दा हो या फिर बोध गया महाविहार का मुद्दा हो या फिर सब क्लासिफिकेशन की लड़ाई हो, इनके साथ साथ हम देखते हैं कि जो भारत की प्राचीन भाषा है पाली, उसकी मान्यता प्राप्त की लड़ाई हो, या फिर जो हम देखते हैं कि चाहे वो सोशलिस्ट हो या फिर थिंकर हो या फिलोसोफर हो, इस दलित शब्द को हम देखते हैं कि कंडेम करते हुए आए हैं। एक फोर्स है इसको लादने के ऊपर भी काम करता है और एक फोर्स है इसको कंडेम करने की भी बात करता है। इसकी एक लीगल फाइट जो जीते हैं वो शख्स आज हम आपको उनसे रूबरू करवा रहे हैं। एडवोकेट शैलेश नारनवरे सर, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कंटिन्यू अपने प्रैक्टिसिंग में तो रहते हैं, लेकिन सोशल मुद्दे जो रहते हैं उसे निशुल्क और समाज से जुड़े मुद्दे भी वो उठाते हैं। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम देखते हैं कि सर ये जो जब भी बात आती है, आज हम देखते हैं कि 1 अगस्त 2024 को फैसला आता है सब क्लासिफिकेशन का, और आज हम अगस्त 2026 पर है, 2 साल निकल गए। क्या आपको लगता है कि एक तरीके से हम देखते हैं कि आरक्षण को बेनिफिशियरी के तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप के मुद्दे अलग अलग हैं और सरकार इसको थोपने पे तुली है, देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग न्यूज़ आती है, आपका पहला क्या रिमार्क रहेगा? सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी देश के बांधवों को, बौद्ध बांधवों को, बाबा साहब के प्रेमियों को और सभी जो भी थिंकर्स है, स्कॉलर्स हैं, उन सब से जो है यहाँ मैं आवाज़ चैनल के माध्यम से कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। ये टॉपिक जो है बड़ा बर्निंग टॉपिक है, सब क्लासिफिकेशन का, उपवर्गीकरण का और साथ ही साथ क्रीमी लेयर का। अब देखिए, आपने सही कहा कि अगर जब तक हम अतीत को नहीं समझेंगे, इतिहास को नहीं समझेंगे, तो वर्तमान भी समझ में नहीं आएगा और भविष्य भी जो है हम समझ नहीं पाएंगे। तो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो जब से संविधान आया है तब से जो संविधान के विरोधी हैं या फिर जो रिजर्व क्लास के जो विरोधी है वो हमेशा ही जो उनको ये चुभता रहा है कांटे की तरह, और हमेशा ही ये प्रयास होते रहे कि किस प्रकार से जो है ये रिजर्वेशन खत्म किया जाए, किस माध्यम से खत्म किया जाए। अब वो माध्यम जो है वो ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया। वो माध्यम जो है लेजिस्लेचर है, पॉलिटिक्स है, वो माध्यम जो है एडमिनिस्ट्रेशन है या जीआरस है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस है या सुप्रीम कोर्ट है या जो जजमेंट्स है। अब ये सारे जो माध्यम पर जो है उनका काफ़ी अनुसंधान चला है कि किस प्रकार से जो है ये रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए। तो ये षड्यंत्र जो है ये चल ही रहा था सूक्ष्म लेवल पर, जो दिखाई नहीं दे रहा था, और कुछ बातें दिखाई भी देती है। और अभी तो बहुत सारी बातें जो है ऐसे सामने दिखाई देती है कि रिजर्वेशन के सीधे खिलाफ में जो है लोग खड़े हो जाते हैं कि जो रिजर्वेशन के विरोधी है। अब मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अभी जो आपने जजमेंट का जो जिक्र किया है सब क्लासिफिकेशन का, और वहाँ पर जो क्रीमी लेयर भी जो लागू हुआ है, तो ये 2024 में, अगस्त 24 में जजमेंट आया है और लगभग समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के पश्चात आप समझिए कि 76 ईयर्स जो है हो चुके हैं। हाँ जी। अब इसके पहले जो है किसी ने भी रिजर्वेशन को इस तरह से टच नहीं किया था, हिम्मत नहीं होती थी, चाहे वो कितना भी जो है बड़ा पॉलिटिशियन हो या गवर्नमेंट हो या किसी भी प्रकार की जो है बड़ी बड़ी संगठना हो या लॉबीज हो, क्योंकि ये अनटच था अभी तक। लेकिन छुटमुट जो है प्रयास होते रहे, प्राइवेटाइजेशन होता रहा, प्रमोशन पर अटैक होता रहा, छुटमुट ये सारे प्रयास होते रहे, लेकिन सीधा सीधा जो अटैक
जो अभी जो हो रहा है आर्टिकल 15 पर, आर्टिकल 16 पर, आर्टिकल 341 पर, 342 पर, ये जो आर्टिकल्स है जो बाबा साहब ने जो दिया है संविधान में, ये रिजर्वेशन के बारे में है कि किस प्रकार से जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर बैकवर्ड क्लासेस जो सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उनके लिए कैसा जो है वो उनके जो कम्युनिटी है, जो समाज है, उनको कैसे एडवांस किया जाए जो वीकर हैं। तो ये जो आर्टिकल जो दिए हैं, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जिसको पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो पॉपुलेशन है, जैसे इस देश में अगर समझो कि 1 अरब 40-45 करोड़ अगर पॉपुलेशन भी है टोटल, तो उस पॉपुलेशन का जो है शेड्यूल कास्ट कितने पॉपुलेशन में है, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, इसके आधार पर जो है वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फिलअप किया जाता है और उतना रिजर्वेशन का हक उनका होता है। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन और ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ हाँ। अब इसमें जो है अगर सब क्लासिफिकेशन लाते हैं, रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन किसको देता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को देता है। अच्छा, ऑलरेडी वो सब क्लासिफिकेशन है उसी में, ऑलरेडी उसमें सब क्लासिफिकेशन है आर्टिकल 330 में। और आप 335 को अगर लाते हैं क्वांटिफाइबल डाटा, तो वो अलग पर्पस से होता है प्रमोशन के सेंस में जो है, अगर आपको कैलकुलेशन करना है, डाटा लाना है। अब ये सब क्लासिफिकेशन में भी जो इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट को डाटा जो है लाने के लिए बोला हुआ है कि कितने जो हायर क्लास के जो एडवांस बैकवर्ड क्लासेस हैं वो कितने हैं, उनका पॉपुलेशन या उनका परसेंटेज कितना है, वीकर सेक्शन का कितना है। अब इस पॉइंट पर जो है मैं आना चाहूँगा, पर इसके पहले जो है ये थोड़ा पास्ट जो हिस्ट्री है अपने देश की, और जो रिजर्व क्लास जो हमारे बांधव है, लोग हैं जिन्हें शूद्र, अतिशूद्र कहा जाता है या अनटचेबल्स कहा जाता है, तो सिर्फ ये 75 साल का जो इतिहास जो है, इसको समझने के पहले वो जो 5000 साल का जो इतिहास है उसको समझना अत्यंत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि जब से जो है हमारे देश में ये जो वर्ण आश्रम लागू हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, तो ये वर्ण आश्रम की वजह से जो है एक ऊंच नीच का जो है बहुत भेदभाव जो है हज़ारों सालों से चला है, और वो सदियों से जो है वो एक्सेप्टेबल रहा है ये हिंदू सोसाइटी में। और इस देश में जो है ये कूट कूट कर जो है नस नस में जो है ये भरा हुआ है जातिवाद, अनटचेबिलिटी। आप ये बार बार ये शब्द यूज कर रहे हैं अनटचेबिलिटी। हम देखते हैं कि चाहे वो अखिलेश यादव जी का निवास हो, उसे भी शुद्धिकरण से पवित्र करने का एक सो कॉल्ड एक शब्द यूज करते हैं। हम देखते हैं कल परसों की घटना है, माननीय जो खड़गे साहब हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ लीडर हैं, वो एक ग्राउंड में जाते हैं, वहां पर भी शुद्धिकरण की बात आती है। तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद एक हिडन रूप में काम करता है, ऐसा भी हम देखते हैं, वर्तमान भी देखते हैं। ये हिडन रूप में भी काम कर रहा है, ये ओपनली भी काम कर रहा है। आपको जो है किस बात की जो अनटचेबिलिटी हो रही है, अस्पृश्यता किस बात की हो रही है? जो मैं ये सुवर्ण वर्ण आश्रम जो है, इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मनुष्य है, उसका वही जो है खून है, वही जो है उसके पास में कुदरत ने दी हुई शक्तियाँ हैं, सांस वो लेता है, ब्रेन उसके पास में है, वो ह्यूमन बीइंग है, उसकी एक डिग्निटी, उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पर आपने जो है उसको स्पर्श नहीं करने का क्यों ठाना? क्यों जो आप उसको टच नहीं करते हो? क्यों या फिर टच नहीं करवाते हो हज़ारों सालों से कि पानी को टच नहीं करना, हमारे इसको टच नहीं करना, उसको टच नहीं करना? तो ये अनटच, यानी ये लोग जो है हमारे से अनटच रहना चाहिए। तो ये अनटचेबिलिटी, दे कांट टच यू। यस, यानी उनका मतलब यह है कि अगर वो आपको टच करते हैं तो वो अपवित्र हो जाएंगे, या फिर भगवान जो है उनको इस प्रकार से कोई तो भी धारणा देता है कि ये जो है अगर अस्पृश्य व्यक्ति से अगर जरा सा भी तुम्हारा संपर्क आए या टच हो जाए तो आप अपवित्र हो जाते हो, आपको जो है ये शुद्धिकरण करना पड़ेगा, आपको स्नान करना पड़ेगा, आपको जो आपके रिचुअल्स करने पड़ेंगे, तब जाकर आप शुद्ध होंगे। तो आज 21वीं शताब्दी में भी संविधान आने के पश्चात भी, जहां आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसके बावजूद भी बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स है, बड़े बड़े जो राष्ट्रपति है, बड़े बड़े जो अच्छे पोजीशन पर जो लोग हैं, उनके साथ में भी यही दुर्व्यवहार होता है। क्योंकि ये जो है ये एटीट्यूड जा नहीं रहा है 5000 सालों से।
आज भी नहीं जा एक रहा तरीके है। से हम देखते हैं कि ये जो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता नहीं ये एक राष्ट्रद्रोह का भी काम है? अब आपके सिटीजन्स के साथ एक तरीके से आप बाइफर्केशन कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप समांतर व्यवहार नहीं कर रहे हो, ये आपके देश के लिए भी धोखा है। जी हाँ, ये देश के लिए धोखा है, संविधान के लिए धोखा है, ये मानव समाज के लिए धोखा है, मनुष्यता की डिग्निटी के लिए धोखा है, ये इक्वालिटी के लिए धोखा है। ये जो लिबर्टी और ये जो राइट टू लाइफ दी जाती है संविधान में, राइट टू लाइफ मीन्स पर्सनल लिबर्टी, इस पर भी अटैक है, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स पर अटैक हाँ है। जी। तो संविधान में जो प्रीम्बल है, लिबर्टी एक शब्द है, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो ये इक्वालिटी में भी जो है ये अटैक हो रहा है, लिबर्टी में भी अटैक हो रहा है, क्योंकि आप जिस प्रकार से ये भेदभाव कर रहे हो, मानव में जो भेदभाव कर रहे हो, तो ये आप पहली बात तो मानवता के खिलाफ में जो है आप कोई तो भी कुकृत्य कर रहे हो, मानवता के खिलाफ। दूसरा, संपूर्ण मानवता के खिलाफ में जो है ये प्रैक्टिसिंग कहीं ना कहीं फिर बाहर भी जाएंगे तो मनुष्य है। आप पृथ्वी के किसी भी कोने में कोई भी मनुष्य हो, उसने तो मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ है ना। हाँ जी। कुदरत ने उसको वो वही दिया है ना, निसर्ग ने वही शक्तियां दी है ना, तो वो आप लेबल क्यों लगा रहे हो? ये संस्कारों से आ रहा है और यही संस्कार बाहर जाके भी प्रैक्टिसिंग में आ रहे हैं, जो हमको पूरी दुनिया की न्यूज आती है। हाँ, ये जो है हजारों सालों से ये संस्कार बने हुए हैं सुवर्ण लोगों के, और ये उनके जीन्स में है, इनके सेल्स में, इनके खून में है, इनके एटीट्यूड में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में है, उनके शब्दों में है, और उनकी कॉन्स्पिरेसी पॉलिसीज में है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करते हैं, एजेंडा बनाते हैं, और इस तरह का जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और इस प्रकार से जो है ये एजेंडे की जब आप बात करते तो कि ये जो सब क्लासिफिकेशन है, क्या ये उसी एजेंडे का एक तरीके से नया रूप आपको दिख रहा है? अब देखिए, ये सब क्लासिफिकेशन का जो इशू है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इशू करके जो है सुप्रीम कोर्ट में ट्रीट हुआ है। हालांकि इसके पीछे जो है सोशल बैकग्राउंड बहुत है, जो आप बता रहे थे 5000 सालों का। जी हाँ, तो 5000 सालों से जो हमारे डिप्रेस क्लास, या जो कहना चाहिए कि अनटचेबल्स जो तुम जिसको कहते हो, तो ये जो कम्युनिटी है जो एकदम वीकर थी, बैकवर्ड थी, शोषित तुमने किया, उसको एक्सप्लॉइट किया, चरणों में रखा, और पशु से भी ज़्यादा जो है बहुत ही दुर्व्यवहार, यानी उस तरह का व्यवहार किया। तो ये 5000 सालों का जो तुम्हारा शोषण है, तो वो शोषण का जो कंपेंसेशन तुमको देना चाहिए 5000 साल का, तो वो कंपेंसेशन तुम जो है उसको नहीं दे पा रहे हो, क्षतिपूर्ति नहीं कर पा रहे हो। और बाबा साहब ने जब रिजर्वेशन दिया है ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आए, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं वो मेन स्ट्रीम में आए, और इस देश के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो है प्रोग्रेस करें, इस देश को और आगे बढ़ाएं। पर उनको जो है जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, सोशल बैकग्राउंड नहीं है, एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, वो जीरो में थे, और जीरो में आपने उनको रखा हजारों सालों से। और ये देश का जो संविधान क्या कहता है? इक्वालिटी। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ ही नहीं है, इक्वालिटी जो है इस बात की भी है कि इस देश का जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इस देश की जो भूमि है, उस पर हर एक नागरिक का उतना ही हक है। ओके। किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी रेस का नहीं, सिटीजन का हक है। और वो इक्वालिटी का प्रिंसिपल, कम्युनिटी का, कम्युनिज्म का जो प्रिंसिपल जो आता है, तो उसमें जो है ये भी उतने ही हकदार हैं। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्यों वी द पीपल है? क्योंकि ये पूरा देश जो है लोगों के लिए है, किसी एक कास्ट के लिए नहीं, किसी एक गवर्नमेंट के लिए नहीं, जो टेम्पररी होती 5 साल के लिए, और वही जो अपना वर्चस्व करे और वही डोमिनेट कर दे, जो आज दिख रहा है और कहीं ना कहीं दिख रहा है। बाबा साहब ने प्रेडिक्शन किया, उन्हें रोका भी जा रहा है। आप जैसे सिविल सोसाइटी के लोग उस थ्रेट को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है ये दिखाई देता है कि संविधान क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, और हो क्या रहा है। देखिए, ये जो 3 ऑर्गन्स है, एक है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। अब इनका काम है इस देश को एक स्मूथली गवर्न करना और देश को आगे बढ़ाना, इक्वालिटी रखना, रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करना, संविधान को प्रोटेक्ट करना, यानी एक संघ रखना। क्योंकि ये जो यूनिटी जो है ये बहुत ज़रूरी है 3 ऑर्गन्स की।
तो ये तीनों ऑर्गन्स जो है अगर यूनाइटेडली काम करेंगे देश के भले के लिए, लोगों के भले के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनके भले के लिए, तो संविधान के अनुसार चलेंगे, संविधान को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा तब महसूस होगा। लेकिन अभी क्या दिखाई देता है कि लेजिस्लेचर जो है वो अलग अपना ऑर्गन बनाए हुए हैं, वो अपना अलग एंटिटी बनाए हुए हैं, उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो जुडिशरी से नहीं है, जुडिशरी और ये जो लेजिस्लेचर है एक प्रकार से ये टसल चलती है इनकी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ जजमेंट्स ऐसे आते हैं तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि वो प्रो गवर्नमेंट है, या फिर जो है ऐसा लगता है कि ऐसे जजमेंट्स नहीं होना चाहिए थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा दिखाई देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है और जजमेंट ऐसे आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे साथ सब क्लासिफिकेशन का जजमेंट आया है। अब सब क्लासिफिकेशन का जो जजमेंट जो 2024 में आया अगस्त में, उसमें पॉइंट एक ही था, और वो पॉइंट ये था कि जो ईवी चिन्नई का जो जजमेंट था 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, और वो कई सालों से जो है वो जजमेंट अस्तित्व में था, प्रिवेलिंग था, फोर्स में था। तो उस जजमेंट को नकारने के लिए या उसको जो है बदलने के लिए ये 9 जजेस बेंच जो है कैसे आ गया, बेंच कॉन्स्टिट्यूट कैसे हो गया, लार्जर बेंच हो गया, लार्जर बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट हो गया। तो इसका एक बैकग्राउंड जो है दिखाई देता है कि अगर दविंदर के केस में 3 जजेस बेंच ने अगर जजमेंट दिया और रेफर किया है, हाँ जी, तो वो रेफर करना चाहिए 5 जजेस बेंच के लिए। हाँ जी, ये जुडिशियल डिसिप्लिन कहती है। छोटी बेंच का फैसला बड़ी बेंच, यानी बड़ी बेंच मानेगी छोटी बेंच का फैसला। हाँ, वो भी पॉइंट है। जुडिशियल डिसिप्लिन यही कहती है, उसको जुडिशियल प्रोप्राइटी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जजमेंट में ये पूरा क्लियर दिया हुआ है। बोध गया कि इसमें भी वो सेम रूल लागू होगा, यानी छोटी बेंच को मानना भी पड़ेगा, बड़ी बेंच जो कह रही है। हाँ, जिसमें जो अभी साबरीमाला का जो जजमेंट होने वाला है 9 जजेस का। हाँ जी। लेकिन वो जुडिशियल डिसिप्लिन ये बोलती है कि अगर 3 जजेस कोई जजमेंट रेफर करते हैं तो 5 जजेस को करना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि 5 जजेस का जजमेंट जो है वो ये कह रहा है ईवी चेन्नई का कि सब क्लासिफिकेशन इज नॉट परमिसिबल, और ईवी चेन्नई क्या कहता है कि सब क्लासिफिकेशन इज नॉट परमिसिबल। व्हाई? ओके। उसके कारण क्या है, ग्राउंड्स क्या है? ओके। तो पहला कारण तो ये बताता है कि वो आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, आर्टिकल 15 का वायलेशन, आर्टिकल 16 का वायलेशन करता है, आर्टिकल 330 का वायलेशन करता है, 335 का वायलेशन करता है, 341, 342 का वायलेशन करता है। तो ये जो है ये फंडामेंटल जो राइट्स है इसका वायलेशन होता है जब सब क्लासिफिकेशन आप करते हो। तो वो जजमेंट एकदम क्लियर है। वो जजमेंट ये भी कहता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस है, आप रीजनेबलनेस के लिए जो है कुछ कर सकते हो, लेकिन सब क्लासिफिकेशन या माइक्रो क्लासिफिकेशन, हाँ जी, या मिनी क्लासिफिकेशन या कास्ट में सब कास्ट, ये जो कुछ भी आप इंटरनली अगर आप डिवाइड करोगे, यानी कास्ट के अंदर कास्ट लाएंगे तो नफरत आ जाएगी, नफरत आएगी, ग्रुप बन जाएंगे। लेकिन ये जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है, जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट 1950 में जो दी गई है आर्टिकल 341 में, 342 में, तो ये लिस्ट को जो है कोई छू नहीं सकता। yes. कोई कोर्ट छू नहीं सकता, कोई गवर्नमेंट छू नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, वो अनटचेबल है। बराबर है, उस सेंस में वो अनटचेबल है वो लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है मिलिंद कटवारे का, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है। उस 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये क्लियर जो है बोला हुआ है कि जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है उसको कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कोई अथॉरिटी हो, कोई भी उसको जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकता, टिंकरिंग नहीं कर सकता। yes. उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, चेंजेस नहीं कर सकता, उसमें उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, कुछ भी जो है उसको कर ही नहीं सकता। वो एज इट इज़ होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल लिस्ट टू बी रीड एज इट इज़। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू डिसाइड हुआ है 2000 में, तो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये क्लियर कट बोला है कि किसी भी कोर्ट को ये पावर नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है, किसी भी अथॉरिटी को ये पावर नहीं है, ना कि इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है yes. उस लिस्ट को छेड़छाड़ करने के।
सिर्फ पावर किसको है? पार्लियामेंट को है। तो पार्लियामेंट को जो पावर दिए गए हैं वो आर्टिकल 341 सब क्लॉज 2 में दिए गए हैं। वो लेजिस्लेटिव पावर उनके होते हैं। तो पार्लियामेंट को जो करना होता है लिस्ट के साथ में, किस कास्ट को इंक्लूड करना है, किस कास्ट को डिलीट करना है, किसको मॉडिफाई करना है, किसको बिल्कुल जो है रिजर्वेशन नहीं देना है, सब क्लासिफिकेशन करना है, नहीं करना है, ये सब पार्लियामेंट का डोमेन है। आपने जो संवेदनशील मुद्दा छेड़े है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस पार्लियामेंट, ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है, ऐसा चित्र आपको दिख रहा है? ये तो साफ हमको दिखाई देता है कि संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट को पावर्स होते हैं जजमेंट्स देने के, और वो बाइंडिंग होते हैं सब पर, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, अथॉरिटी हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट हो। तो वो आर्टिकल 141 जो है बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। हाँ जी, हाँ जी। आर्टिकल 142 जो है वो इनहेरेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट को टू डू द कंप्लीट जस्टिस। अब ये टू डू द कंप्लीट जस्टिस जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इनहेरेंट पावर यूज करता है, लेकिन वो जो है बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता, उसका बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। वो पावर जो है इनहेरेंट है, यानी वो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है किसी इशू के लिए जो सब क्लासिफिकेशन के लिए किया गया है। अब यहाँ पर टू डू द कंप्लीट जस्टिस जो शब्द है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसको जस्टिस मिल रहा है और किसको इनजस्टिस मिल रहा है। हाँ जी। एक कास्ट को जो है जस्टिस मिल रहा है और दूसरी कास्ट को इनजस्टिस मिल रहा है, तो ये कंप्लीट जस्टिस कैसा हुआ, ये एक सवाल है। हाँ जी। अब 142 सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर इन्वोक किया इस जजमेंट को डिलीवर करते हुए, और ये कहा कि सब क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल एंड नॉट वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट। और अब देखिए, सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छे इंटेंशन से बोला है, ये तो हम भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये जितने भी माननीय जजेस हैं, 7 जजेस जो हैं, उनके दिलो दिमाग में बहुत अच्छी भली भावना है, इक्वालिटी की भावना है, सोशल जस्टिस की भावना है, सोशल इक्वालिटी की भावना है, और उन्होंने एक विज़न जो है इस देश का कि जो बहुत ही पिछड़े हैं वो भी आना चाहिए मेन स्ट्रीम में, उनका भला होना चाहिए, वो भी एडवांस होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से वो जजमेंट दिया है। हाँ जी। इस दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट जो है इज एब्सोल्युटली ओके, इट्स ओके। लेकिन अभी रिपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो एंटी रिजर्वेशन के जो लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये सब जो है इस जजमेंट का फायदा लेंगे, जिनकी सोच कुंठित है। जी हाँ, उसको मैनिपुलेट करेंगे और अपने अनुसार। असली थ्रेट वही है। असली थ्रेट ये है, असली थ्रेट उस पर जो पार्लियामेंट में जो एमपी बैठे हैं उनके पास भी पावर है, वो भी कुछ ना कुछ एक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, हाँ जी, इसमें 100 एमपीज ने जो है मेमोरेंडम भी दिया है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो मेमोरेंडम जो है पीएम माननीय मोदी साहब के सामने जो पेश किया गया वो 2024 में ही, लेकिन उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो तो एकदम ठंडे बस्ते में चला गया। हाँ जी। उसके बाद में भारत बंद भी हुआ। जब जजमेंट आया था, जब जजमेंट आया तो जजमेंट का जो इफेक्ट हुआ जजमेंट का, हाँ जी, इतना जो बुरा असर हुआ एक रिजोर्ट कैटेगरी पीपल पर, कम्युनिटी पर, कि भारत बंद करना पड़ा। अगर 100 एमपीज आते हैं जो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो मेमोरेंडम देते हैं कि सब क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, और माननीय पीएम साहब बोलते हैं कि हाँ हम इस पर जो है विचार करेंगे, लेकिन इस पर पार्लियामेंट पर कब विचार हुआ? तो अभी तक नहीं हुआ। होना चाहिए, ये पार्लियामेंट में इशू आना चाहिए कि सब क्लासिफिकेशन जो है वो संविधान के खिलाफ है, और आर्टिकल 341 और 342 में वहाँ अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट ने करना चाहिए 2/3 मेजोरिटी से, कि सब क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये लागू नहीं है। बस इतने एक लाइन का जो है उनको अमेंडमेंट करना है, इसलिए वो 100 एमपीज ने जो है मेमोरेंडम दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट के पास में पावर्स है इस जजमेंट को नलीफाई करने का, न्यूट्रलाइज करने का, इसका जो इफेक्ट, इसका जो फोर्स है, जो कि अभी जो डायरेक्शन दिया हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को दिए हुए हैं, अब सारे स्टेट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ जी। और हर एक स्टेट जो है हर जाति के बारे में जो है वो क्वांटिफाइबल डाटा, एम्पिरिकल डाटा, दो जातियां कहीं आमने सामने भी आ गई, आमने सामने भी आ जाएगी किसी स्टेट में आ भी गई है। जी हाँ,
तो बहुत सारी बातें जो है सामने आएगी, बहुत सारा कियोस होगा, बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी होगा, बहुत सारा जो है ऐसा रिजल्ट भी आएगा कि जो ऐसा लगेगा कि ये सब जो है नफ़रत की तरफ जा रहे हैं, घृणा की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे के तरफ प्रति जो है एक द्वेष की भावना जाति जाति में जो है निर्माण हो सकती है। इसके बहुत सारे रिपरकशन जो है हो सकते हैं। एक बारीक सा महीन सा एक आप जो डायरेक्शन बता रहे हैं और जो समझा रहे हैं दर्शकों को भी और जो देख रहे हैं देश और दुनिया से आपको लोग, हम देखते हैं कि जो नेता है या फिर जो इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कहीं ना छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, क्या ये सब मुद्दे वो समझ पा रहे हैं? क्योंकि सबसे पहली बात आती है इंटेलेक्चुअल मर्डर जो बोला जाता है। अगर से आपको इंटेलिजेंस ही नहीं समझ रही है, आपको फाइट करने का रास्ता ही नहीं समझ रहा है, तो आप रेमेडीज कैसे खोजेंगे? तो आपको लगता है आप जो देख रहे हैं देश भर में जो संगठन सामने आ रहे हैं, जो ये गलत है बोल रहे हैं, वो क्या एजुकेटेड है इन सब चीज़ों को लेके? आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो लीगल लैंग्वेज की हम बात करते हैं? देखिए, बहुत 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 अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि जब तक के जो है अगर कोई राइट एफर्ट नहीं करता, राइट सॉल्यूशन जो है उस पर फोकस नहीं करता, तब तक राइट रिजल्ट मिलते नहीं है। ये इतिहास में देखा गया है। अब यहाँ हो क्या रहा है, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध जब उन्होंने रिनाउंस किया, पूरा राजपाट, पूरा महल सब छोड़ दिया, हाँ जी, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, कि उन्होंने देखा कि पूरी मनुष्य जाति जो है दुखी है, सफरिंग्स है, मिजरी है, चारों तरफ तनाव है, खिंचाव है और लोग जो है वो बहुत दुखी महसूस होते हैं। तो इस दुख मुक्ति का मार्ग क्या है? अब उन्होंने जो है बड़े बड़े गुरुओं की तरफ गए, उनसे सीखा, लेकिन उनको ये लगा कि ये सही मार्ग नहीं है और आखिर उनको स्वयं जो है ढूंढना पड़ा। वो स्वयं की जो है वो खोज करनी पड़ी और फिर उन्होंने जो है डिस्कवर किया, परम सत्य कहो, दुख मुक्ति का मार्ग कहो, या फिर जो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, या जो भी उनका अभिधम्म है, तो उन्होंने डिस्कवर किया, एक राइट पाथ डिस्कवर किया। हाँ जी। और जो उस राइट पाथ पर, जैसे कोई अगर आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चले, आचरण करे, तो नेचुरली जो है वो कहीं पहुंचेगा। हाँ जी। तो इस प्रकार से राइट मार्ग क्या है, राइट वे क्या है, ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इरिलेवेंट बातें करना, स्पीचेस करना, बहुत सारे जो ऐसे फंक्शंस लेना, पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी कभी कभी होता है ऐसा, तो इसकी वजह से जो है एक राइट सॉल्यूशन मिलेगा ऐसा भी नहीं है। अब मैंने कहा कि राइट सॉल्यूशन कहाँ पर है? आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जो है कितना भी जो है एजिटेशन करो, प्रोटेस्ट करो, वो आपका संविधान अधिकार है, संवैधानिक, हाँ, वो करो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आखिर में क्या बोलेगी? सुप्रीम कोर्ट का हमको डायरेक्शन है, हाँ जी, और हमको ये डाटा देना ही पड़ेगा, हाँ जी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, ऑर्डर का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। ये जो जवाब जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो आप जो स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना भी जो है प्रयास करो, स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर्स नहीं है आप ये सब क्लासिफिकेशन को रोकने के। सुप्रीम कोर्ट वो सोर्स है इसका, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो सोर्स है, उसको रोकना पड़ेगा। सही है। और उसको रोकने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत और पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, सब क्लासिफिकेशन के जजमेंट को और क्रिमिनल के इशू को जो है रोक सके स्टेट गवर्नमेंट। क्या राइट इफेक्ट्स होना चाहिए, क्या राइट ऑफ एक्शन होना चाहिए? राइट ऑफ एक्शन जो है ये होना चाहिए कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा जजमेंट आता है, हाँ जी, कि जो जैसे कभी प्रमोशन पर अटैक हो गया, कभी एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन 18 पर जो है उसको डाइल्यूट करने का जो अटैक हो गया, ये सब सुप्रीम कोर्ट नहीं किया। बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे आए हुए हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया? अमेंडमेंट किया, हाँ जी, और उस जजमेंट को नलीफाई कर दिया। अगर प्रमोशन का इशू जो है उनको लेना है तो फिर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A में लिया, उन्होंने अमेंडमेंट कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि राइट सॉल्यूशन ये है कि जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है, जो उसको जो है 1 पर्सन लिस्ट भी कहते हैं, होमोजेनियस लिस्ट है वो। हाँ जी, उसको आप टुकड़े नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, सब क्लासिफाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो एज ए वन एंटिटी है, वो एज ए 1 पर्सन है। वो scheduled caste and all the caste, yes, they are included in the scheduled caste. Scheduled caste is 1 person. उसी का काउंटर शब्द हेट्रोजीनियस लाया, हाँ, जजमेंट में। तो वो जो है ना
वो टिंकरिंग हो जाता है प्रेसिडेंशियल लिस्ट को। प्रेसिडेंशियल लिस्ट जो आप बारीक धागा जो पकड़ रहे हैं वो मेन वो धागा जी है। हाँ, प्रेसिडेंशियल लिस्ट बोले तो शेड्यूल कास्ट लिस्ट, शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। तो ये प्रेसिडेंशियल लिस्ट जो है कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता हाँ जी, है। हाँ जी। पार्लियामेंट के बाद जुरिस्डिक्शन है, डोमेन है, पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। फैब्रिक है पूरा उनके पास। हाँ, वो लेजिस्लेचर, उसका लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करता है? लॉज नहीं बनाता, वो इंटरप्रिट करता है लॉस को, और क्या सही है, क्या गलत है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है। तो ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट अगर कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का या फंडामेंटल राइट्स का, यानी सुप्रीम कोर्ट नॉट अ सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट गॉट द पावर ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है सभी ऑर्गन्स को, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, पार्लियामेंट हो, चाहे वो जुडिशियरी हो या चाहे एग्जीक्यूटिव हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को अपने पावर्स दिए हैं कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते। सर ने अपना बेशकीमती वक्त दिया सर, आपका धन्यवाद। ऐसे ही आने वाले वक्त में हम आपको जोड़े रखेंगे आवाज़ इंडिया से। सर थैंक यू।